हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आईआईटी जेम के बारे में। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, लेकिन बहुतों को कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्यों ये एग्जाम होता है। तो इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है, क्या कट ऑफ रहती है, कितनी सीट्स रहती हैं, और ये एग्जाम देने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं। मतलब इस एग्जाम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, वो सब हम एलिजिबिलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस कंप्लीट एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम है क्या, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक सा आपको मैं आइडिया बता देता हूँ। ये एग्जाम बीएससी अपीयरिंग या जो स्टूडेंट बीएससी कर चुके होते हैं वो स्टूडेंट देते हैं पहली बार। तो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम बात करेंगे। इस एग्जाम के थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सब से क्या करने का मौका मिलता है, एमएससी करने का मौका मिलता है, या फिर एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री करने का मौका मिलता है, या फिर एमटेक करने का मौका मिलता है। मतलब एमएससी, पीएचडी और एमटेक, इन कोर्सेज के अंदर आप क्या हो सकते हो, एनरोल हो सकते हो। ओनली पीएचडी या ओनली एमटेक के अंदर एनरोल नहीं हो सकते भी। ओनली एमटेक के लिए जो एग्जाम होती है वो कौन सी होती है, गेट होती है। तो एमएससी पीएचडी, एमएससी एमटेक या ओनली एमएससी के कोर्सेज के अंदर आप क्या हो सकते हो, इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। तो सारी कोर्सेज की डिटेल की भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये अपना इसके अंदर टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। दूसरा जो कोर्स लॉन्च हो चुका है उस कोर्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस बार जो 2025 के अंदर एग्जाम होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहे, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो वो भी हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 3 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी, 11 अक्टूबर रहेगी। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 6 जनवरी के। एग्जाम होगी कब आपकी, 2 फरवरी को। मतलब लगभग देखा जाए तो आपके पास 5-6 महीने का टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो 2 फरवरी 2025 को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है जो जेम 2025 है वो, और 19 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी, वो सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलेंगी। कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो हर साल अलग अलग आईआईटी कंडक्ट करवाती हैं। इस बार कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको, आईआईटी दिल्ली। ये एग्जाम इस बार कौन कंडक्ट करवाने वाला है, आईआईटी दिल्ली इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। कंडक्ट करवाने का मतलब पेपर बनाना, सेंटर सेलेक्ट करना, वो सब उसी के अंदर रहेंगे। अच्छा, ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस एग्जाम के बारे में। इस बार आईआईटी दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी एलिजिबिलिटी ओपन टू ऑल नेशनल, कोई भी हो, चाहे इंडियन हो फॉरेन हो। दूसरा, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कब बीएससी की है, क्या एज, आपकी एज रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं यहाँ पर। दूसरा क्या होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होगी। कंडक्टेड इन 7 टेस्ट पेपर, 7 पेपरों के अंदर होती है। मतलब जरूरी नहीं है आप किसी एक सब्जेक्ट से दे सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट से दे सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा अगर आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हो, जैसे अगर आप फिजिक्स से दे रहे हो तो कंप्लीट पेपर ओनली किसका आएगा, फिजिक्स का आएगा। अगर आप मैथमेटिक्स से दे रहे हो तो कंप्लीट पेपर किसका आएगा, मैथमेटिक्स का। केमिस्ट्री से दे रहे हो तो कंप्लीट पेपर किसका आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। बायोटेक्नोलॉजी से दे रहे हो तो कंप्लीट पेपर किसका आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का। वो सातों पेपर हम डिस्कस करते हैं। टेस्ट पेपर के अंदर क्या होते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू होते हैं, एमएसक्यू होते हैं और एनएटी होते हैं। अच्छा, एमसीक्यू तो आप सब लोग जानते हो, एमएसक्यू और एनएटी क्या होते हैं ये भी आगे डिस्कस करते हैं। अभी सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से इस कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं बातों में। अब देखो, सबसे पहली बात, कैंडिडेट कैन अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर्स। या तो एक के अंदर या 2 टेस्ट पेपर के अंदर आप अपीयर कर सकते हो, इससे ज्यादा में नहीं कर सकते। अच्छा, 2 हम अपनी मर्जी के टेस्ट पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं क्या, ना। उसके लिए भी एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, एक पेपर आप चूज कर सकते हो फॉरनून से, एक आप चूज कर सकते हो आफ्टरनून से। एग्जाम एक ही दिन होनी है, 2 फरवरी को। 2 शिफ्ट के अंदर होगी। ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये क्या है, आफ्टरनून शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कौन से हैं, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। आफ्टरनून में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। जैसे मान लीजिए हम बेसिक बात करते हैं,
कि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है जिसने मैथ्स भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, वो मैथ्स फिजिक्स देना चाहे दे सकता है, फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स, सेकंड में फिजिक्स। वो मैथ्स और केमिस्ट्री देना चाहे तो नहीं दे सकता। बात समझे भी? दोनों शिफ्ट के अंदर से कोई एक पेपर आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ये सातों सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री दे रहे हो ओनली केमिस्ट्री, जियोलॉजी दे रहे हो ओनली जियोलॉजी। कब कब दे सकते हैं, इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा पेपर देने के लिए? तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके बीएससी में ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। बस सिंपल सी बात कितनी है कि बीएससी के अंदर जो आपके सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक्स अगर बीएससी में नहीं पढ़ा हुआ तो इकोनॉमिक्स से आप आईआईटी जेईई के एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, ये पेपर की बात होगी। कैंडिडेट क्वालिफाइंग आईआईटी जेईई आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अराउंड 3000 सीट्स। कितनी सीट रहती है? 3000 सीट रहती है। कहां पर? आईआईटीज में। इसके अलावा नो एडिशनल इवेल्युएशन प्रोसेस सच एज सुटेबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। इस एग्जाम के बाद और कोई टेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले ये एग्जाम होगी, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा ना। कोई प्रोसेस नहीं है, ओनली एक ही प्रोसेस है। एक बात और बता देता हूं भी मैं, पेपर ओनली किसके अंदर आता है? इंग्लिश के अंदर। अच्छा, ये तो पता ही है ना आपको, एमएससी भी ओनली किस सब्जेक्ट से होती है? किसी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो एमएससी के अंदर, पेपर किसके अंदर आएगा? ओनली इंग्लिश के अंदर। सिलेबस भी किसके अंदर चलता है? इंग्लिश के अंदर ही। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन रहता ही नहीं है, इंग्लिश तो उनको पढ़नी है श्योर 100%। एमएससी आप नहीं कर सकते ना हिंदी मीडियम से। अच्छा, ये मैंने बता दिया, कोई इंटरव्यू प्रोसेस, कोई अनदर टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, जेम स्कोर्स आर यूज्ड फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम सच एज एमएससी, एमएससी टेक, एमएस रिसर्च, एमएससी एमटेक, ड्यूअल डिग्री। इसके अलावा जॉइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री। अलग अलग इंस्टीट्यूट में, हर इंस्टीट्यूट में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो भी हम बात करते हैं किसके अंदर क्या क्या सीट्स रहती है। ये जो 3000 सीट थी ये तो केवल कहां पर थी? आईआईटीज के अंदर। इसके अलावा क्या होती है? over 2000 seats in IISc Indian Institute of Science, NITs, CFTIs। CFTIs क्या होती हैं? सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। जैसे आपने ट्रिपल आईआईटीज का नाम सुना होगा, तो ये सब इसके अंदर आती हैं। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं। 2000 सीटें इनकी और होती हैं। अच्छा, ये CCMN क्या है? ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है, मतलब जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है उसी का नाम है। एग्जाम कहां पर होगी? लगभग 100 सिटीज के अंदर होगी। राजस्थान से हो तो आपका नियरेस्ट सेंटर क्या होता है? जयपुर होता है, वो अलॉट हो जाता है आपको। ये सारी इसके बारे में बातें भी। नेक्स्ट, पेपर के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन से पेपर होंगे आपके। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला? तो एग्जाम पैटर्न के अंदर कितने तरीके के क्वेश्चन बताया आपको? 3 तरीके के। 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यू होते हैं। देखो टोटल पेपर कितने नंबर का होगा आपका, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। कंप्लीट आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर? 100 नंबर का। कट ऑफ कितनी रहती है? कट ऑफ तो बहुत कम रहती है, लेकिन कट ऑफ के ऊपर आपको कॉलेजेस नहीं मिलती है, जस्ट आगे कट ऑफ ही आएगी। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। वो 60 क्वेश्चंस कितने पार्ट में डिवाइडेड होंगे? ये 60 क्वेश्चंस 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू, फिर एमएसक्यू और फिर एनएटी। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको क्या करना है? एक सिलेक्ट करना, जो कि नॉर्मल एग्जाम से होता है। एमएसक्यू का मतलब क्या है? इनके अंदर एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 4 ही ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, लेकिन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। 4 ऑप्शन तो ये बन गए। अच्छा, कोई 2 सही हो सकते हैं, मतलब ए बी, ए सी, ए डी, इस तरीके से बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। अभी 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कोई भी 3, ए बी सी, ए सी डी, कोई भी 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तुक्के लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है इनके अंदर। इसीलिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एमएसक्यूज के अंदर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। कहाँ गया? A wrong answer will result in negative marks for each wrong answer to 1 mark 1/3 marks। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में 2/3 डिडक्ट होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3, मतलब जो टोटल नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की आपकी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जितना भी उस क्वेश्चन का वेटेज है। 1/3 का मतलब समझ गए? 3 गलत 1 सही तो बराबर 0 नंबर आएगा आपके, कुछ नहीं आएगा। तो ये इस कंप्लीट एग्जाम का क्या रहता है? पैटर्न रहता है। एनएटी क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा
केवल एक ब्लैंक रहेगा, उस ब्लैंक के अंदर आपको वैल्यू फिल करनी है। जैसे कीबोर्ड रहेगा वहाँ वर्चुअल कीबोर्ड, उससे वैल्यू फिल करनी है। जैसे आपका आंसर है 9.1, तो आपको वहाँ क्या लिखना है 9.1, 7.9, 7.6। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है या इंटीजर फॉर्म में लिखना है। इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए कहे तो आप फिक्स वैल्यूज लिखोगे 1, 2, 3, 4 जो भी आपका आंसर आ रहा है। इन डेसिमल के अंदर लिखने के लिए कह रहा है तो आप जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखोगे। कीबोर्ड जो कैलकुलेटर होता है वो अवेलेबल होता है वहां पर आपके, तो कैलकुलेशंस के अंदर दिक्कत नहीं आती है। वेटेज कितना कितना होता है, तो एमसीक्यू 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स के क्या होते हैं एमसीक्यू। एमएसक्यू कितने होते हैं, 10 एमएसक्यू होते हैं कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब 20 नंबर के क्या आ गए आपके पास एमएसक्यू आ गए। और एनएटी कितने नंबर के बच गए, अब 30 नंबर के कौन बच गए एनएटी। तो ये क्या रहता है टोटल मार्क्स का वेटेज रहता है इनका, ये एग्जाम पैटर्न है अभी। नेक्स्ट ये हम फिजिक्स का सिलेबस अभी, क्योंकि अपने पास जो अभी बैचेस स्टार्ट है वो किसका बैच स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड है मैथ्स से, जिन्होंने बीएससी के मैथ्स ग्रुप से या जिनकी बीएससी चल रही है, वो सारे नीचे नंबर दिख रहे हैं, उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो आपको तो। अब फिजिक्स के अंदर कितने पेपर रहने वाले आपके, टोटल 7 पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ा हुआ होता है आपका, मैथ्स में भी पढ़ते हो और किसके अंदर पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ रहता है। क्या होता है इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, सब कुछ पढ़ते हो ना आप। मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो जैकोबियन, टेलर एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ये मैथ्स में पढ़ते हो आप। मल्टीपल इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये आप बीएससी में भी पढ़ते हो, मतलब फिजिक्स में भी पढ़ते हो मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस एंड लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ते हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े हुए होते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ही पढ़ा होगा ना आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें एक तो मैकेनिक्स पेपर आपके कहाँ चलता था बीएससी फर्स्ट ईयर में, बाकी 11वीं क्लास में पढ़े हुए थे आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन, पोलर। तो ये आपका क्या रहने वाला है सिलेबस, बेसिक बेसिक टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, इसकी पीडीएफ देख लेना भाई यहाँ से, है ना। सबका सिलेबस है, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो बहुत ऐसे हार्ड टॉपिक्स नहीं है जो आपके कभी पढ़े हुए ना हो, बस इन टॉपिक्स को आपको किसके अंदर पढ़ना होता है, एकदम डिटेल के अंदर पढ़ना होता है, पेपर अच्छे लेवल का आता है अभी, इसीलिए कट ऑफ डाउन चली जाती है। ऑप्टिक्स सेमेस्टर थर्ड के अंदर पढ़ते हो आप, जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते थे। ऑसिलेशन, वेव्स, ऑसिलेशंस बेसिक पढ़े हुए थे, वेव्स भी पढ़ी हुई होती हैं आपकी, कुछ बातें इनके अंदर नहीं आती हैं जैसे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये टॉपिक्स नए ऐड ऑन हो जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट, फर्मेट प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होती है। ये 3 पेपर हैं। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट पेपर कौन सा होता है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ईएमटी, ये भी पढ़ा हुआ होता है। कहाँ पढ़ते हो, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नई थ्योरम्स जुड़ जाएंगे, जैसे कुलाम्स लॉ, गाउस लॉ, ये सारी चीजें सबने पढ़ रखी होती हैं। बायो सावर्ट लॉ, द सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस 12th में पढ़ी होती है, थोड़ा थोड़ा इनमें एडवांस आना है सब में। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबकी पढ़ी हुई होती हैं, पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, ये कम पढ़े हुए होते हैं आपके। लोरेंज फोर्स, ये तो पढ़ा हुआ ही रहता है सबका। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा एक बात हो रहा है, वेटेज सब पेपर्स का ऑन एन एवरेज लगभग बराबर सी ही रहता है। कोई पेपर से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ईएमटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2-3 पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े। थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो आप या फिर कहाँ पढ़ते थे, पहले सेकंड ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर यही होता था। तो आसान आसान से पेपर है ना थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। तो ये सारे क्या रहने वाले हैं आपका पेपर। फिर नेक्स्ट पेपर कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स, ये नया रहता है ना सभी के लिए। ये जो बीएससी में स्टूडेंट्स रहते हैं वो सेकंड ईयर के अंदर आप पढ़ते हो जो पेपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ पार्ट वहां से कवर होता है, कुछ आप थर्ड ईयर के अंदर पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स वहां से कवर होता है। मतलब यहाँ तक तो कौन है, एसटीआर, देखो ये सारे टॉपिक्स किसके हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के है ना। कहाँ तक, यहाँ तक के टॉपिक्स किसके हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर एटॉमिक मॉडल, अक्स रेज, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाती है, ये क्वांटम चल रही है अभी। ये किसके टॉपिक्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। लास्ट जो 7th पेपर होता है वो कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आसान पेपर है, सबसे आसान सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही है ना, वैसे देखा जाए तो आसान आसान सी चीजें होती हैं, यहाँ तक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये लॉजिक गेट वगैरह ये भी टॉपिक पढ़े होते हैं। बीच वाले टॉपिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपको नई पढ़ने को मिलती है, तो वो सारी चीजें इन कोर्सेज के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 7 पेपर थे, सातों का सिलेबस बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ है ये है 2023 की, सॉरी अभी जो 2024 के अंदर एग्जाम हुआ है। कट ऑफ थोड़ी बहुत वेरी करती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, 2000 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी जनरल के लिए कट ऑफ कितनी रही, 100 में से 44 नंबर, ओबीसी 40, एससी एसटी 22 नंबर। ये कट ऑफ है, इनके ऊपर कॉलेजेस नहीं मिल रही है। कॉलेजेस कहाँ मिलती है वो मैं बता देता हूँ। हमारे जो काम का सब्जेक्ट है वो कौन सा, फिजिक्स। फिजिक्स की जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 19, ओबीसी 17, एससी एसटी कितनी, 9 नंबर। इतनी कम कट ऑफ जाती है, कितने में से, ये आउट ऑफ 100। ये जो नंबर है वो कितने में से आ रहे हैं, 100 नंबर में से। तो इससे पहली चीज तो आप पेपर का आइडिया लगा पा रहे होंगे, पेपर किस लेवल का आता है। सिलेबस आसान है, बस पेपर के अंदर क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं, जिनसे आपके गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर हमें आईआईटी अगर लेनी है तो हमें कितने एक नंबर चाहिए, अगर देखो भी आप फिजिक्स से आईआईटी लेना चाहते हो, जनरल ओबीसी की बात करते हैं हम, एससी एसटी को और कम में मिल जाएगी। मैथमेटिक्स का भी नॉर्मली ये रहता है, मैथमेटिक्स का तो इस बार बहुत कम गया था। मैथमेटिक्स की जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 11 नंबर, ये 10 नंबर, ये 5 नंबर। तो कट ऑफ कम जा रही है, इसका मतलब पेपर बहुत हार्ड आया उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये अलग अलग पेपर है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट हो। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कट ऑफ कितनी गई, 26 नंबर, 23 नंबर, 13 नंबर। इस तरीके से इनकी क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। जो कॉलेज मिलना है, तो अगर आप जनरल से हो तो आपको 19.63 के ऊपर कॉलेज मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। इतने मार्क्स के ऊपर आप काउंसलिंग के अंदर अपीयर कर सकते हो। कॉलेज आपको कहां से मिलेगा, लगभग 25 नंबर से ऊपर आपको एनआईटी मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, 25 प्लस। 32 या 33 नंबर से प्लस आपको क्या मिलने लग जाती है, आईआईटीज मिलने लग जाती है। 35 मान लो, चलो मैक्सिमम मान के चलते हैं। अगर आपके 100 में से 35 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप किससे एमएससी कर सकते हो, आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। 40 प्लस आ रहे हैं, बहुत अच्छी आईआईटी मिल सकती है आपको जो आपकी चॉइस की होगी। 50 से ऊपर आ गए, इसका मतलब इस जैसा पेपर आता है तो 50 नंबर पर जो आईआईटी आप चाहते हो उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, सबके अंदर अलग अलग सीट्स रहती हैं। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया रहता है कट ऑफ का, सिलेक्शन का, किस तरीके से पेपर है, किस तरीके की प्रिपरेशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो कि सर मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो आपके लिए फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं अभी से। फ्री डेमो क्लास के लिए क्या करना, आपको जो नंबर दिए उनके ऊपर कांटेक्ट करना है। क्लासेस का टाइमिंग, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, कितने बजे से चलती हैं, 12:30 से चलती हैं अभी के लिए, 3:30 तक चल रही हैं, मतलब 3 घंटे की क्लासेस होती हैं फिजिक्स की। जैसे जैसे बैच आगे मूव करेगा क्लासेस का टाइमिंग बढ़ जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको रिवीजन करवाया जाएगा, सारी चीजें आपको कंप्लीट सिस्टमेटिक वे के अंदर कवर करवाई जाएंगी। तो फ्री डेमो क्लासेस आप लेकर देख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप अनदर सब्जेक्ट से ट्राई कर सकते हो या कोई अदर कैरियर ऑप्शन देख सकते हो। बाकी जे में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएससी करने के बाद। ये सारा सीट मैट्रिक्स है, थोड़ा सा भी आपको क्लियर दिख रहा है क्या, बेसिक बेसिक दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आईआईटी भिलाई है, एमएससी फिजिक्स क्या किया होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। 2 साल, हमारी तो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है ना, तो हम तो तीनों साल पढ़ते हैं, 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हो। कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। आईआईटी भुवनेश्वर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कर सकते हो। फिजिक्स की कितनी सीटें हैं, 27 सीटें हैं, तो यहाँ से आपकी एमएससी और पीएचडी दोनों हो जाएंगी। आईआईटी बॉम्बे एमएससी फिजिक्स सब सब्जेक्ट के आप देख सकते हो, 60 सीटें हैं। जितनी ज्यादा सीटें हैं ना, जो अच्छी आईआईटीज है उनके अंदर ज्यादा सीटें हैं। आईआईटी बॉम्बे से ही आप ये एमएससी और पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो। कहाँ गया अभी, ये रहा फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स। ये डिसिप्लिन है किसका,
जिससे आप करना चाहते हो, मतलब एमएससी पीएचडी कोर्स के लिए दोनों से कर सकते हो, फिजिक्स फिजिक्स दोनों जगह है। यहाँ जो फिजिक्स की सीट है वो कितनी है, 2। यहाँ जो फिजिक्स की सीट है वो कितनी है, 9। बहुत होती है इतनी सीट्स, कम नहीं है अभी स्टूडेंट्स को देखा जाए तो। आईआईटी दिल्ली एमएससी फिजिक्स आप अगर करना चाहते हो, कितनी सीट्स है टोटल, 68। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। आईएसएम या आईआईटी धनबाद एक ही बात है ना दोनों। यहाँ से आप एमएससी भी कर सकते हो, एमएससी टेक भी कर सकते हो। एमएससी करने के लिए क्या चाहिए भी आपको, सब एमएससी टेक अगर करना चाहते हो तो किसके अंदर होगी, अप्लाइड जियो फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स का पेपर देख रही हो जाएगी ये भी आपकी। इसके अंदर फिजिक्स 55 सीट्स, ये भी कितनी सीट्स, 55। तो ये सब आईआईटीज की क्या है, ये आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू, इन सब के अंदर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की ये सारी सीट्स हैं। जैसे यहाँ फिजिक्स की कितनी सीट्स हैं, 45 की। यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ, आपका पेपर क्लियर होना चाहिए बस। कहाँ, आईआईटी गांधीनगर में। फिर आईआईटी गुवाहाटी फिजिक्स कितनी, 60 सीट्स। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद फिजिक्स 40 सीट्स। फिर आईआईटी इंदौर फिजिक्स की कितनी सीट्स हैं, 30 सीट है। आईआईटी जम्मू फिजिक्स की कितनी सीट है, 20 सीट है। आईआईटी जम्मू आपको बहुत कम नंबर के ऊपर मिल जाता है, 31 नंबर के ऊपर मिल जाती है आईआईटी जम्मू ऑन एन एवरेज। ये वेरी कर सकते हैं, जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ना, मार्क्स डिपेंड करता है पेपर लेवल। आईआईटी जोधपुर की भी कट ऑफ डाउन ही जाती है अभी, क्योंकि ये नई आईआईटी है। फिजिक्स की कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ एक और कोर्स है, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है ये इसी में है, केवल इसी आईआईटी में है। इसके अंदर कितनी सीटें हैं, 13 सीटें। इसकी कट ऑफ और भी डाउन जाती है भी। अगर आप एमएससी एमटेक डुअल डिग्री करना चाहते हो, मतलब एमएससी और एमटेक एक साथ करना चाहते हो आईआईटी जोधपुर से, तो उसके लिए लगभग आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, रैंक वाइज अगर मैं बताऊं तो 1200, ऑल इंडिया 1200 रैंक तक आपको मिल जाती है। अच्छा, ऑल इंडिया 1200 रैंक बहुत मुश्किल नहीं है, ये 30-32 नंबर पे मिल आ जाएगी आपकी, 1200 से तो बहुत ऊपर आ जाएगी 30-32 नंबर पर इस बार के अकॉर्डिंग तो। फिर एमएससी, ये रहा भाई आईआईटी कानपुर फिजिक्स, कितनी सीटें, 62। 62 है ना, नहीं 62 नहीं है ना भाई, कितनी सीट्स है, 38। तो ये अलग अलग आईआईटीज का, ये आईआईटी खड़गपुर है, ये आप पीडीएफ से देख लोगे ना, ये तो सब आपको पता चल जाएंगे। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रुड़की अच्छी है, मद्रास अच्छी है, ये सब ठीक है, बड़ी आईआईटीज है भाई। इसके अलावा आईआईटी रोपर के अंदर एमएससी की सीट्स है। फिजिक्स की आपको लगभग हर आईआईटी के अंदर सीट्स मिल जाएंगी। आईआईटी वाराणसी, इसी को बीएचयू बोलते हैं ना, ठीक है, आईआईटी धारावाड़। तो ये सारी आईआईटीज थी जिनके अंदर आप क्या कर सकते थे, एमएससी के कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। दूसरी बात कि सर हमने एमएससी कर तो लेंगे, लेकिन एमएससी करने का फायदा क्या, आईआईटी से एमएससी करने का क्या फायदा है। पहली चीज तो आप सब लोग जानते हो भी, आईआईटी से एमएससी करने का क्या फायदा है। देखो, एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो पहली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी जगह से हो। दूसरा, आईआईटीज के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या मिलने वाली है आपको, माहौल, कि वहाँ का माहौल क्या रहने वाला है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तो इसके बाद एमएससी के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहती है। अगर पहली चीज टीचिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है, दूसरी रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है, तीसरा आप चाहते हो कि सर हमें प्लेसमेंट लेना है आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर के अंदर आपको प्लेसमेंट लेना हो। इसकी पॉसिबिलिटी जनरली कम होती है, क्योंकि इसके लिए आपको कोडिंग वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा। कंपीट किन स्टूडेंट्स को कर रहे होंगे आप, बीटेक वाले स्टूडेंट्स को। रिसर्च के अंदर आप आगे जाना चाहते हो, काफी अच्छा स्कोप है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो किसकी तरफ जाते हैं, फॉरेन की तरफ जाते हैं आईआईटी से एमएससी करने के बाद। देखो आपके पास फर्स्ट चीज यही है कि नेटवर्क खुल जाएगा। आईआईटी के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे तो आपको एक बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है हर चीज का, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फर्स्ट सबसे मेन चीज क्या है, आपको एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ से आप एमएससी करो उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप कहाँ से एमएससी करो, आईआईटी से। नेक्स्ट है टीचिंग। जैसे ही आपका कंप्लीट 2 साल की एमएससी होती है, देखो पहली चीज तो यहाँ से अगर आप एमएससी कर रहे हो तो 2 साल बाद वो एमएससी की डिग्री ही पड़ी है आपके पास, कॉलेज की तरफ से कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली आपको। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के अंदर एक कंपनी विजिट कर रही है और वो आपको प्लेसमेंट दे रही है, होता नहीं है जनरली यहाँ पर अपने कॉलेजेस में। आप आईआईटी से हो, आप एनआईटी से हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, आईआईएससी से कर रहे हो, तो वहां कंपनीज विजिट करेंगे, कंपनीज
मतलब टीचिंग कंपनीज भी विजिट करती हैं, टीचिंग फैकल्टीज के लिए वो ढूंढ रही होती हैं, एक डिसेंट पैकेज आपको मिल जाता है स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली, जैसे ही आपकी एमएससी की डिग्री आती है। तो आप जॉब लेना चाहते हो कि सर हमें जस्ट एमएससी करने के बाद जॉब लेनी है, तो यहाँ की तो कोई गारंटी नहीं है भी। यहाँ तो एमएससी करके आप देखते हो अपने बड़े भाई बहन को कि अगर आप नॉर्मल किसी भी प्राइवेट कॉलेज से यहाँ से अगर एमएससी करते हो तो इतना श्योरिटी नहीं है कि भी आपको उस डिग्री के बेसिस के ऊपर कोई जॉब मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, काफी अच्छा स्कोप है, आप पीएचडी करना चाहते हो, फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हो, तो स्कॉलरशिप बेसिस के ऊपर कंप्लीट आपका खर्चा उठाया जाता है। वहां से आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। जब भी आप आईआईटी के अंदर रह रहे हो, बहुत कम चार्ज के अंदर आपका एमएससी का कोर्स चल रहा होता है वहां पर, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप और मिल जाती है अगर आप किसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो। तो जो भी स्कॉलरशिप होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उनके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हर आईआईटी की अपनी खुद की स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बेस्ड। तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना, बहुत ज्यादा के एक नाम मात्र का खर्चा आना, आपका हॉस्टल वगैरह सब कुछ कॉलेज की तरफ से होता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास आईआईटी से एमएससी करने के बाद। आईआईटी से एमएससी करने के लिए क्या करना है, आईआईटी जेईई क्वालिफाई। अच्छा, जो कोर्स है उसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। फ्री डेमो क्लासेस चल रही हैं। कैंपस कहाँ पर है, नवलगढ़ रोड सीकर। जो स्टूडेंट पहुंच सकते हो वो इन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर लेना, भी पहुंच जाना है, सर्च कर लेना है। बाकी ऑनलाइन कोर्स के लिए भी अगर आपकी इंक्वायरी है आईआईटी जेईई की फिजिक्स की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं किसी स्टूडेंट की अगर क्यूरी हो तो। बाकी जो नीचे दिए हुए नंबर है उनके ऊपर आप किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो कि सर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, देखो जेम की तैयारी है जो ऑनलाइन हो पाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको अगर आपकी इंक्वायरी रहती है तो, लेकिन पढ़ाई ऑफलाइन में हो पाएगी। तो कोशिश करो कि 5 महीने के लिए ऑफलाइन जुड़ो और एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ भाई, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन को आप अपने एरिया के अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस कम है, तो इनके अवेयरनेस के लिए ये कोशिश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आप डेमो वीडियो ज़रूर लेकर देखेंगे एक बार, जिन भी स्टूडेंट को इसके अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।